ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद को हर दिन सामने आने वाले बड़े और छोटे विकल्पों से थका हुआ महसूस किया है? करियर के फैसलों से लेकर निजी रिश्तों तक, हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों से बनती है। लेकिन अगर बेहतर निर्णय लेने की कुंजी बुद्धिमत्ता या अनुभव में नहीं बल्कि स्पष्ट सोच में हो, तो कैसा होगा? क्लियर थिंकिंग में शेन पैरिश हमें सिखाते हैं कि स्पष्ट सोच सिर्फ बड़ी समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। यह उन रोजमर्रा के क्षणों में सुधार करने के बारे में है जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। स्पष्ट सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह पुस्तक हमें व्यावहारिक तरीके और सुझाव देती है जिनका उपयोग हम अपनी सोच को बेहतर बनाने, सामान्य गलतियों से बचने और अंततः अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों को सही ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके निर्णय आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों और साधारण क्षण भी असाधारण परिणाम ला सकें। शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें। अब आइए सबसे पहले उन मुख्य विचारों को समझें कि कैसे स्पष्ट सोच के दुश्मन हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और हम उन पर काबू कैसे पा सकते हैं। भाग 1, स्पष्ट सोच के दुश्मन। स्पष्ट सोच एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे अक्सर कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा बाधित किया जाता है। ये ताकतें हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता निर्णय लेने को कठिन बना देती हैं और जीवन को और अधिक जटिल कर देती हैं। इन स्पष्ट सोच के दुश्मनों को समझना हमें यह पहचानने में मदद करता है कि वे कब हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, और इससे हमें नियंत्रण में रहने की क्षमता मिलती है, जिससे रोजमर्रा के जीवन में बेहतर परिणाम मिलते हैं। बुरी तरह से सोचना या बिल्कुल नहीं सोचना। अक्सर जब लोग निर्णय लेते हैं, तो वे वास्तव में सोच नहीं रहे होते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यह डिफॉल्ट मोड हमारे अज्ञान में होता है। काम पर एक स्थिति की कल्पना करें जहां एक सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट पर कोई टिप्पणी करता है। रुकने और सोचने के बजाय आप तुरंत नाराज हो सकते हैं और रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस पल में आप सचेत रूप से यह निर्णय नहीं ले रहे हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें, आप बस खुद को बचाने की जैविक प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। यह स्वचालित प्रतिक्रिया हमारे जीव विज्ञान से आती है। हमारा मस्तिष्क, जो खतरों से जल्दी निपटने के लिए विकसित हुआ है, अक्सर जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन आज की दुनिया में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करना हमारे लिए मददगार नहीं होता। जब हम आवेगपूर्ण तरीके से काम करते हैं, तो रिश्ते बिगड़ते हैं और गलतियां होती हैं, जिससे अक्सर और भी ज्यादा तनाव पैदा होता है। नियंत्रण खोने की बड़ी कीमत। जब हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं, तो यह अक्सर फायदेमंद होने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, किसी मीटिंग में किसी पर गुस्सा निकालना या झल्लाहट में कोई निर्णय लेना बातचीत को पटरी से उतार सकता है और स्थिति को और बदतर बना सकता है। बाद में इस गड़बड़ी को सुधारने में लगाई गई ऊर्जा को हम अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में लगा सकते थे। ऐसे सामान्य क्षणों में नियंत्रण खो देना भविष्य के निर्णयों को और कठिन बना देता है। खुद को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना कि आप कब आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो आप रुक सकते हैं, विचार कर सकते हैं और शांत दिमाग से निर्णय ले सकते हैं, जिससे अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सकता है। जैविक प्रवृत्तियों की शक्ति। हमारी जैविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि वे हमारे अवचेतन में काम करती हैं। पुराने समय में ये प्रवृत्तियां जीवित रहने के लिए जरूरी थीं, लेकिन आज ये प्रभावी निर्णय लेने में बाधा बन सकती हैं। जब हम तनाव, डर या गुस्से का सामना करते हैं, तो ये प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं और हम समझदारी से सोचने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रैफिक में हमारी गाड़ी काट देता है, तो हमें गुस्से से प्रतिक्रिया करने की इच्छा हो सकती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया किसी सकारात्मक परिणाम की बजाय स्थिति को और बिगाड़ सकती है। यह हमारी जैविक प्रोग्रामिंग है,
जो मानती है कि कोई खतरा है जिससे तुरंत निपटना जरूरी है। ये प्रतिक्रियाएं, जो हमारे पूर्वजों को बचाने में सहायक थीं, अब हमारे लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। 4 मानसिक चूक। इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए 4 मुख्य मानसिक चूकों को समझना जरूरी है, जो हमारी सोच पर असर डालती हैं: भावना, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता। ये चूक हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं, और जब इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो ये हमें स्पष्ट सोच से भटका देती हैं। इमोशन डिफॉल्ट। इमोशन डिफॉल्ट तब होता है जब हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को निर्देशित करती हैं, बिना सोचे समझे। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से या निराशा में होते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, जैसे असहमति के दौरान किसी पर पलट जाना। इन क्षणों में हम तार्किक रूप से सोचने के बजाय भावनाओं से प्रेरित होकर काम करते हैं। क्रोध या डर से काम करने से शायद ही कभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाने या गलतफहमियों को बढ़ाने का कारण बनता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण द गॉडफादर फिल्म में सोनी कोलियोन के चरित्र से मिलता है। सोनी अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर आवेगपूर्ण तरीके से काम करता है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनता है। इसके विपरीत उसके पिता वीटो कोलियोन शांत और संयमित रहते हैं, जिससे वे समझदारी से निर्णय लेते हैं। यहां सबक यह है कि जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो हम अच्छे निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। ईगो डिफॉल्ट। ईगो डिफॉल्ट तब होता है जब हमें अपने गौरव या छवि की रक्षा करने की जरूरत महसूस होती है। हमारा अहंकार हमें अत्यधिक रक्षात्मक बना सकता है, जिससे हम अपनी प्रतिष्ठा पर किसी भी चुनौती का तुरंत मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है, तो आपका अहंकार आपको तुरंत उसकी आलोचना को खारिज करने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही वह सही हो। सुधार के अवसर को देखने की बजाय अहंकार हमें अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। इतिहास में अहंकार से प्रेरित कार्यों के कई उदाहरण हैं, जैसे अमेरिकी जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड, जिन्हें शुरुआत में एक सम्मानित नेता माना जाता था, लेकिन उनके साथियों द्वारा अनदेखा किए जाने के कारण उनका अहंकार आहत हुआ और उन्होंने अपने देश के साथ विश्वासघात किया, जिससे उनकी बदनामी हुई। अपने गौरव की रक्षा करने की उनकी आवश्यकता ने उनके निर्णयों को धूमिल कर दिया और अंततः उनके पतन का कारण बना। इसी तरह, जब हम अपने अहंकार को अपने फैसलों को संचालित करने देते हैं, तो हम अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे हितों की बजाय केवल हमारे गौरव की सेवा करते हैं। सामाजिक डिफॉल्ट। सामाजिक डिफॉल्ट हमारी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाना चाहें। हालांकि यह प्रवृत्ति कभी-कभी हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमारी सोच के बजाय दूसरों की राय पर आधारित होते हैं। कल्पना करें कि आप एक मीटिंग में हैं जहां हर कोई एक ऐसे विचार पर सहमत है जो आपको गलत लगता है। समूह के साथ चलने का दबाव आपको अपनी राय व्यक्त करने से रोक सकता है, भले ही आपकी बात का मूल्य हो। भीड़ का अनुसरण करने की यह प्रवृत्ति हमारे विकासवादी अतीत से आती है, जहां समूह के साथ तालमेल बिठाना जरूरी था। हालांकि आज के समय में यह हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है जो हमारे हित में नहीं होते, केवल इसलिए क्योंकि हम दूसरों से अलग दिखने से डरते हैं। सामाजिक डिफॉल्ट कभी-कभी हमें उन विचारों का समर्थन करने पर मजबूर करता है जिनमें हम वास्तव में विश्वास नहीं करते, बस दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। जड़ता डिफॉल्ट। जड़ता डिफॉल्ट उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जब हम किसी परिचित चीज से चिपके रहते हैं, भले ही बदलाव हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यह हमें नए विचारों या तरीकों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, केवल इसलिए क्योंकि हम अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, किसी असंतोषजनक नौकरी में बने रहना या किसी पुरानी आदत को जारी रखना। जड़ता हमें एक ही जगह पर अटकाए रखती है। समय के साथ यह डिफॉल्ट हमारे विकास को रोक सकता है और हमें नए अवसरों से वंचित कर सकता है। अक्सर हम उस स्थिति को चुनते हैं जो हमें पहले से पता है, भले ही वह हमारे लिए अनुकूल न हो, क्योंकि बदलाव अनिश्चित लगता है। यह डिफॉल्ट निर्णय लेने को कठिन बना सकता है,
क्योंकि हम उन दिनचर्याओं में फंस जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन डिफॉल्ट को पहचानना और प्रबंधित करना। इन मानसिक डिफॉल्ट्स पर काबू पाने की कुंजी है यह पहचानना कि वे कब आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो रुकना और चिंतन के लिए समय देना महत्वपूर्ण होता है। खुद से पूछें कि क्या आपकी भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं। इसी तरह जब अहंकार आपके फैसले में हस्तक्षेप कर रहा हो तो पीछे हटें और देखें कि क्या आप अपने गौरव की रक्षा कर रहे हैं या दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में सही निर्णय ले रहे हैं। सामाजिक दबाव के मामले में अनुरूप होने के दबाव को पहचानने से आप अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। जब जड़ता आपको बदलाव से रोकती है तो याद रखें कि विकास के लिए अक्सर अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना आवश्यक होता है। इन 4 मानसिक चुकों भावना, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता को समझकर आप अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और नियंत्रण पा सकते हैं। जितना अधिक आप इन प्रवृत्तियों को पहचानने का अभ्यास करेंगे उतना ही आप उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे, जिससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और निर्णय बेहतर होंगे। भाग 2 शक्ति का निर्माण। स्पष्ट सोच को बाधित करने वाली बाधाओं पर काबू पाने के लिए शक्ति का निर्माण बेहद जरूरी है। शक्ति हमें जैविक प्रवृत्तियों को उत्पादक व्यवहार में बदलने में मदद करती है, जिससे हम अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। आत्मजवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जैसी प्रमुख शक्तियों को विकसित करके हम बेहतर निर्णय लेने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इन शक्तियों में से प्रत्येक मानसिक चूक का प्रतिकार करती है, जो हमारे निर्णय को कमजोर कर सकती है। स्वजवाबदेही। स्वजवाबदेही शक्ति का आधार है। इसका अर्थ है अपनी क्षमताओं, सीमाओं और कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना। चाहे जीवन आपके सामने कुछ भी लाए, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह आपके नियंत्रण में है। जिन लोगों में आत्मजवाबदेही की कमी होती है वे अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं, बजाय इसके कि वे खुद इसे संभालें। वे बाहरी मान्यता की तलाश करते हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। सच्ची आत्मजवाबदेही का मतलब है जब चीजें गलत हो जाएं तो उसे स्वीकार करना। यह मानना कि गलती आपके भीतर है और अगली बार बेहतर करने का संकल्प लेना। यह मानसिकता आपको पीड़ित बनने के जाल से बचाती है, जहां जीवन की कठिनाइयों को दूसरों द्वारा थोपी गई चीज के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और वह असफल रहा। अपनी टीम या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय आत्मजवाबदेही के लिए आपको यह पूछना होगा, मैं क्या अलग कर सकता था? यह शक्ति हर असफलता को सीखने और विकास के अवसर में बदल देती है। अपने कार्यों पर विचार करने और बेहतर विकल्प चुनने की क्षमता पूरी तरह से आपके भीतर निहित है। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब वास्तव में अपनी ताकत, कमजोरियों और सीमाओं को समझना है। यह केवल यह जानने के बारे में नहीं है कि आप किसमें अच्छे हैं या किन क्षेत्रों में कमजोर हैं, बल्कि यह समझने के बारे में है कि ये क्षमताएं कब और कैसे काम आती हैं। आत्मज्ञान आपको उन स्थितियों से बचने में सक्षम बनाता है जहां आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रियाएं, जैसे कि भावना या अहंकार, नियंत्रण कर सकती हैं। आत्मज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण एक सफल रियल एस्टेट निवेशक से आता है। उसके पास एक बड़ा व्यावसायिक अवसर आया जो किसी को भी लुभा सकता था। हालांकि उसने इस अवसर को लेने के बजाय यह सोच समझकर अस्वीकार कर दिया, मुझे उस क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह आत्मज्ञान का क्षण था। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में ही काम किया, जिससे वह संभावित विफलता से बच गया। आत्मज्ञान में अपने अंधे धब्बों को पहचानना भी शामिल है। हम सभी के पास ऐसे संज्ञानात्मक अंधे धब्बे होते हैं जो हमें नहीं पता कि हम क्या नहीं जानते। इसे स्वीकार करके आप अपनी ताकत का उपयोग करके और उन क्षेत्रों में अति आत्मविश्वास से बचकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं जिनमें आपकी विशेषज्ञता नहीं है। आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण आपकी भावनाओं, इच्छाओं और भय को नियंत्रित करने की क्षमता है, उन्हें अपने कार्यों को हावी नहीं होने देने का नाम है। भावनाएं हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा हैं। वे बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती हैं,
लेकिन आत्मनियंत्रण हमें यह चुनने की शक्ति देता है कि हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आत्मनियंत्रण के बिना लोग अक्सर अपने आवेगों के वश में होकर ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। सोचिए कि किसी बहस के दौरान आत्मनियंत्रण कैसे मददगार हो सकता है। इसके बिना आप गुस्से में भड़क सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा हो। लेकिन आत्मनियंत्रण होने पर आप एक पल के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और तय करते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रिया देना सही है या नहीं। इस तरह आत्मनियंत्रण आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखने और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। आत्मनियंत्रण केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के अनुशासन में भी काम आता है। सफलता का मतलब एक बार का बड़ा प्रयास नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना है। जब लक्ष्य की दिशा में काम करने का मन नहीं करता, तब भी निरंतरता बनाए रखना आत्मनियंत्रण का उदाहरण है। जो लोग आत्मनियंत्रण रखते हैं, वे उन दिनों भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं और अपने महत्व पर भरोसा करना। यह आपको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और सामाजिक दबाव या अनिश्चितता के बावजूद दृढ़ रहने की क्षमता देता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा सही हैं, बल्कि यह विश्वास है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाना सीखने वाले बच्चों के बारे में सोचिए। शुरुआत में वे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हर प्रयास के साथ वे आत्मविश्वास हासिल करते हैं। यह आत्मविश्वास सिर्फ साइकिल चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि वे नए कौशल सीख सकते हैं और उन्हें महारत हासिल कर सकते हैं। वयस्कों के जीवन में भी आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, भले ही हमारे पास सभी उत्तर न हो। आत्मविश्वास आपको यह स्वीकार करने की भी अनुमति देता है कि आप कब गलत हैं। अहंकार से उलट, जो लोगों को अपनी गलतियों को मानने से रोकता है, आत्मविश्वास विनम्रता को गले लगाता है। आत्मविश्वासी लोगों को यह दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वे कभी गलत नहीं होते। इसके बजाय वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और दूसरों से सीखने में सहज होते हैं। कार्य में शक्ति। शक्ति का निर्माण केवल व्यक्तिगत गुणों को अलग अलग विकसित करने तक सीमित नहीं है। यह उन्हें एक साथ लाकर आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने और सार्थक निर्णय लेने में मदद करता है। जब आत्मजवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास एक साथ काम करते हैं, तो वे अच्छे निर्णय लेने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो एक स्थिर, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है। यह कदम सतह पर जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जब यह ताकतों से समर्थित होता है, तो यह एक सुविचारित निर्णय बन जाता है। आत्मजवाबदेही उन्हें अपने काम में उच्च मानक रखने के लिए प्रेरित करती है। आत्मज्ञान उन्हें यह पहचानने में मदद करता है कि उन्हें वास्तव में क्या खुशी देता है। आत्मनियंत्रण उन्हें अनुशासित और ध्यान केंद्रित रखता है, और आत्मविश्वास उन्हें अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस देता है। ये ताकतें सामाजिक दबाव का सामना करने में भी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो जानता है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए जल्दी हाँ कह देता है, वह सुरक्षा उपाय के रूप में एक नियम अपना सकता है, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण अनुरोध पर 24 घंटे तक सोचने के बाद ही जवाब देना। यह नियम आत्मनियंत्रण के लिए जगह बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय स्पष्टता के साथ लिए जाए, न कि दबाव में आकर। मानक निर्धारित करना। व्यक्तिगत मानक निर्धारित करना शक्ति बनाए रखने की कुंजी है। मानक आपके द्वारा खुद से अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। जब आप खुद को ऊंचे मानकों पर रखते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप होता है। जिनके मानक कम होते हैं, वे अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं। लेकिन जब आपके मानक स्पष्ट होते हैं, तो आप चुनौतियों के बावजूद खुद को उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। शक्ति को अपने आवेगों पर विराम लगाकर सही निर्णय लेने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं या अहंकार को पूरी तरह से हटाते हैं, बल्कि आप इन शक्तियों का प्रबंधन करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं।
जैसे जैसे आप इन ताकतों को विकसित करते हैं, आप जीवन की कठिनाइयों को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ संभालने में सक्षम होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके निर्णय वही परिणाम दें जो आप वास्तव में चाहते हैं। भाग 3, कमजोरियों का प्रबंधन। बेहतर निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। कमजोरियां अक्सर हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से होती हैं या आदतों के जरिए विकसित होती हैं। इन्हें पहचानकर और इनका सही ढंग से प्रबंधन करके हम अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं और इनके कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जानना। हर किसी में कमजोरियां होती हैं। कुछ कमजोरियां जैविक होती हैं, जैसे भूख, थकान या भावनात्मक तनाव के प्रति संवेदनशीलता। ये स्थितियां स्पष्ट रूप से सोचने और सही निर्णय लेने की हमारी क्षमता पर असर डालती हैं। अन्य कमजोरियां हमारी बनाई हुई आदतों से आती हैं, जैसे आवेग में प्रतिक्रिया देना या महत्वपूर्ण कार्यों को टालना। कई बार ये आदतें बार बार की गई छोटी छोटी गलतियों से बन जाती हैं, जो समय के साथ व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप कभी कभार कसरत छोड़ दें या जंक फूड खा लें। ये विकल्प तुरंत कोई बड़ा नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो दीर्घकालिक रूप से इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। इसी तरह, जब आप छोटे छोटे निर्णयों में गलती करते हैं या जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका तुरंत बुरा असर नहीं दिखता, लेकिन लंबे समय में यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इन आदतों और प्रवृत्तियों को पहचानकर हम खुद को इन जालों में फंसने से बचा सकते हैं। यह समझना कि हमारी जैविक प्रवृत्तियां या आदतें कब और कैसे सक्रिय हो रही हैं, उन्हें ठीक से प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। सुरक्षा उपायों से खुद को सुरक्षित रखना। भले ही कुछ कमजोरियां, विशेष रूप से जैविक कमजोरियां, पूरी तरह से टाली नहीं जा सकती, फिर भी हम सुरक्षा उपायों को अपनाकर अपने आप को बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये उपाय ऐसे उपकरण या सिस्टम होते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों के समय में गलत फैसले लेने से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आहार में सुधार करना चाहते हैं, तो एक सरल सुरक्षा उपाय यह हो सकता है कि आप अपने घर से सभी अस्वास्थ्यकर स्नैक्स हटा दें। जंक फूड को दूर रखकर आप खुद को भूख या ऊब के समय में बिना सोचे समझे खाने से रोकने का एक अवरोध बना लेते हैं। एक और प्रभावी सुरक्षा उपाय है चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना। चेकलिस्ट आपको व्यवस्थित रहने में मदद करती है और दबाव वाली स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज करने से बचाती है। पेशेवर माहौल में स्पष्ट नियम या सीमाएं निर्धारित करना भी गलत निर्णयों से बचने के लिए एक सुरक्षा उपाय हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह तय करना कि थके हुए या भावनात्मक स्थिति में होने पर कभी बड़े वित्तीय निर्णय नहीं लेने चाहिए, महंगी गलतियों से बचा सकता है। सुरक्षा उपाय गलत निर्णय लेने की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं, जिससे हमें विचार करने का अधिक समय मिल जाता है। लक्ष्य यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जो हमें बेहतर निर्णयों की ओर प्रेरित करे, खासकर तब जब हम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं होते। गलतियों से कैसे निपटें? गलतियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, और यहां तक कि सबसे अनुभवी व्यक्ति भी गलतियां कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों की एक विशेषता यह है कि वे गलतियों से कैसे निपटते हैं। जब कोई गलती होती है तो दोषारोपण करना आसान होता है, लेकिन इससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। इसके बजाय गलतियों की जिम्मेदारी लेना हमें उनके कारणों को समझने और सुधार की दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। एक सामान्य गलती यह होती है कि लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इससे समस्या और भी उलझ जाती है और इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी का लीडर अपनी गलती छुपाता है, तो इससे उसकी टीम में अविश्वास पैदा हो सकता है और व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। गलतियों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना। एक बार जब आप गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप यह सोच सकते हैं कि कहां गलती हुई और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद सुधारात्मक कदम उठाकर और बेहतर तरीकों को अपनाकर भविष्य में इसे न दोहराने की प्रतिबद्धता बनानी चाहिए। गलतियां हमारे सीखने और बढ़ने का अवसर भी होती हैं। वे हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण की जांच करने,
अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती हैं। यदि हम गलतियों को असफलता की बजाय एक सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं, तो हम लगातार बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भाग 4, निर्णय कार्रवाई में स्पष्ट सोच। वास्तविक जीवन में जब निर्णय लेने की बात आती है, तो स्पष्ट सोच सबसे अधिक प्रभावी होती है। हर दिन हम ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। कई लोग बिना ज्यादा सोचे समझे या आवेग में कार्य करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सोचने वाले लोग एक संरचित प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिससे वे अधिक सूझबूझ और समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। इस प्रक्रिया में समस्या की पहचान करना, संभावित समाधानों की खोज करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और सबसे अच्छे विकल्प पर कार्य करना शामिल होता है। सही तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि आप सोच समझकर और अधिक उत्पादकता से भरे निर्णय ले सकें। समस्या को परिभाषित करें। किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है समस्या को साफ तौर पर समझना। कई बार लोग समस्या को पूरी तरह से समझने से पहले ही समाधान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिना स्पष्ट रूप से समझे कि असली चुनौती क्या है, सबसे अच्छे समाधान भी असफल हो सकते हैं। समस्या को परिभाषित करने में कुछ जरूरी सवालों का जवाब देना शामिल है, जैसे आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपके रास्ते में कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। एक आम गलती यह होती है कि लोग शुरू में बनी धारणाओं या शुरुआती छापों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी यह मान सकती है कि बिक्री में गिरावट उत्पाद की गुणवत्ता के कारण है, जबकि असली समस्या खराब मार्केटिंग हो सकती है। यदि आप गलत समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मुख्य कारण का हल करने के बजाय इसके लक्षणों को ठीक करने में समय और संसाधन बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए समस्या को स्पष्ट रूप से समझने के लिए समय निकालना बेहद जरूरी होता है। इससे आप गलत कदम उठाने से बच सकते हैं और सही दिशा में काम कर सकते हैं। यह सवाल पूछना उपयोगी हो सकता है, इस समस्या के बारे में मुझे क्या नहीं पता। यह सवाल नए दृष्टिकोण खोल सकता है और आपको अज्ञात चीजों की पहचान करने में मदद करता है। बैठकों या विचार मंथन सत्रों के दौरान दूसरों से भी समस्या के बारे में उनकी जानकारी साझा करने के लिए कहना फायदेमंद हो सकता है। इससे समस्या की बेहतर समझ और सही समाधान मिल सकते हैं। इस प्रकार समस्या को सही तरीके से परिभाषित करने से निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया अधिक सुचारू और प्रभावी बन जाती है। संभावित समाधान तलाशें। एक बार जब आपको समस्या की स्पष्ट समझ मिल जाती है, तो अगला कदम संभावित समाधानों पर विचार करना होता है। इस चरण में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अलग अलग तरीकों की कल्पना करनी होती है। जितने अधिक विकल्प आप देखेंगे, सही समाधान खोजने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल 2 विकल्पों तक सीमित सोच से बचें। उदाहरण के लिए, जब कोई नई नौकरी स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, तो लोग अक्सर यह सोचते हैं कि या तो उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी में रहना होगा या नई नौकरी लेनी होगी। लेकिन अगर आप और अधिक संभावनाओं को देखें, तो शायद यह भी एक समाधान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान कंपनी में बेहतर भूमिका के लिए बातचीत करें या अन्य नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करें। सबसे अच्छे निर्णय लेने वाले लोग खुद को कम से कम 3 अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनकी सोच सीमित न हो। भविष्य के संभावित परिणामों की कल्पना करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें यह सोचना शामिल है, अगर हमने यह विकल्प चुना तो आगे क्या होगा, और प्रत्येक विकल्प के परिणामों की जांच करना। विकल्पों का मूल्यांकन करें। जब आप संभावित समाधानों की सूची बना लेते हैं, तो अब उन पर विचार करने का समय है। इस चरण में आपको अपने द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों की तुलना उन मानदंडों से करनी चाहिए जो आपके लक्ष्यों से मेल खाते हों। महत्वपूर्ण मानदंडों में सफलता की संभावना, लागत, जोखिम और लंबे समय तक प्रभाव शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य यह देखना है कि कौन सा विकल्प आपको सबसे अच्छे परिणाम देने की अधिक संभावना रखता है। व्यावसायिक फैसलों में सामान्य मानदंडों में निवेश पर रिटर्न, अवसर लागत और संसाधनों की उपलब्धता शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत फैसलों में समय, ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन जैसे कारक हो सकते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप तटस्थ बने रहे और भय या अत्यधिक उत्साह जैसी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको यह महसूस हो सकता है कि कोई भी विकल्प पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। ऐसे में वह विकल्प चुनना जरूरी है जो आपके लक्ष्यों से सबसे अधिक मेल खाता हो और जिसे सफल बनाने की संभावना सबसे अधिक हो। इस प्रक्रिया के दौरान अधूरी जानकारी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन पूरी स्पष्टता का इंतजार करने से आपको महत्वपूर्ण मौके चूक सकते हैं। इसे करें। अंतिम चरण है कार्रवाई करना। निर्णय लेना सिर्फ विकल्प चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पर दृढ़ता से काम करने के बारे में है। कई लोग मूल्यांकन के चरण में ही फंस जाते हैं और बार बार अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करते हैं या अधिक जानकारी खोजते रहते हैं। लेकिन स्पष्ट सोच का अर्थ है कदम उठाना। जब आपने सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लिया हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस विकल्प को चुनें जो सबसे आशाजनक हो और उसे लागू करें। प्रभावी निर्णय लेने का हिस्सा यह भी है कि आप एक सुरक्षा मार्जिन बनाएं। इसका मतलब है कि अगर चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो आपके पास एक बैकअप योजना या विकल्प होना चाहिए। उदाहरण के लिए, वित्तीय निर्णयों में सुरक्षा मार्जिन का मतलब हो सकता है कि आप निवेश में कम जोखिम लें ताकि बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से आप सुरक्षित रहें। निजी जीवन में इसका मतलब हो सकता है कि आप समय सीमा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान रखें या जरूरत पड़ने पर विकल्प तैयार रखें। सुरक्षा का मार्जिन। सुरक्षा के मार्जिन की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब निर्णयों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अप्रत्याशित रुकावटों या गलतियों के लिए पहले से योजना बनाना। यदि आप निर्णय में थोड़ी अतिरिक्त जगह रखते हैं, तो यह आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब इंजीनियर एक पुल का डिजाइन करते हैं, तो वे उसे सिर्फ उतने वजन को सहने लायक नहीं बनाते जितना रोज के ट्रैफिक में आने वाला है। वे इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता भी बनाते हैं कि ट्रैफिक कभी कभी बढ़ सकता है या मौसम की स्थिति खराब हो सकती है। यही अतिरिक्त क्षमता सुरक्षा का मार्जिन कहलाती है। जब हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, तो सुरक्षा का मार्जिन रखना यह हो सकता है कि हम शुरुआत में छोटे जोखिम लें, जैसे कि निवेश में अपनी पूरी बचत का इस्तेमाल न करना और सिर्फ एक हिस्सा लगाना। या यह वह विकल्प चुनने से भी जुड़ा हो सकता है जिसमें भविष्य में बदलाव करने की गुंजाइश हो। बिना सुरक्षा के छोटी छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। अपने निर्णयों से सीखें। हर निर्णय के बाद हमें उसके परिणाम का मूल्यांकन करने और उससे सीखने का समय लेना चाहिए। क्या परिणाम वैसा ही निकला जैसा आपने सोचा था? क्या कुछ ऐसी रुकावटें आईं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था? सफलता और विफलता दोनों पर विचार करने से हमें अगले फैसले को बेहतर तरीके से लेने में मदद मिलती है। यह कदम खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि भले ही हमने निर्णय सही तरीके से लिया हो, फिर भी परिणाम हमेशा सही नहीं होते। हालांकि हर निर्णय हमें कुछ नया सिखाता है, जिससे हम भविष्य में और स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। यह समझकर कि क्या सही रहा और क्या नहीं, हम अपनी सोच और भविष्य के निर्णयों को लगातार बेहतर बना सकते हैं। संक्षेप में, स्पष्ट सोच का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके का पालन करना, समस्या की पहचान करना, समाधान खोजना, विकल्पों की तुलना करना और फिर पूरी दृढ़ता से उस पर काम करना। इस प्रक्रिया में सुरक्षा का मार्जिन शामिल करके आप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर परिणाम देते हैं। भाग 5, जो मायने रखता है उसे पाना। स्पष्ट सोच का मतलब सिर्फ अच्छे फैसले लेना नहीं है, इसका असली अर्थ यह जानना भी है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अपना समय और ऊर्जा ऐसी चीजों के पीछे लगाते हैं जो उनके असली मूल्यों या लंबे समय की खुशी से मेल नहीं खाती। इस खंड का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सबसे अहम चीजें कौन सी हैं और हमारे फैसले उन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार होने चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण विचार मेमेंटो मोरी की अवधारणा है, जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन सीमित है। अपने मृत्यु की सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि सच में क्या महत्वपूर्ण है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है,
तो हम ज्यादा संभावना रखते हैं कि हम ऐसे कामों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में हमारे लिए अर्थ रखते हैं, जैसे गहरे रिश्ते बनाना, कुछ ऐसा करना जो हमारी विरासत बने, या आंतरिक संतोष की तलाश करना। इस सोच में बदलाव हमें छोटी मोटी उपलब्धियों की जगह लंबी अवधि की खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लोग सफलता के बाहरी संकेतों जैसे धन, स्थिति या मान्यता के पीछे दौड़ते हैं, यह सोचते हुए कि ये चीजें उन्हें खुशी देंगी। हालांकि खुशी पर किए गए शोध से पता चलता है कि असली और स्थायी संतोष हमें उद्देश्य, अच्छे रिश्तों और आत्मविकास जैसी चीजों से मिलता है। इन गहरे और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसी जिंदगी जीने से बच सकते हैं जो सिर्फ समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से हो और हमारी असली जरूरतों और इच्छाओं से मेल न खाती हो। आखिरकार जो मायने रखता है उसे पाना इस बात से जुड़ा है कि हमारे फैसले उन्हीं चीजों की ओर ले जाएं जो असली खुशी और संतोष देती हैं। जब हम स्पष्ट सोच का अभ्यास करते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर फैसले लेते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे फैसले उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। इससे हम एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष: स्पष्ट सोच का महत्व। स्पष्ट सोच सिर्फ बेहतर निर्णय लेने से कहीं ज्यादा है। यह एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के बारे में है। जब हम स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो हम अपने आवेगों और अपने कार्यों के बीच एक अंतर बनाते हैं। यह अंतर हमें भावनाओं या आदत से प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की अनुमति देता है, जो हमारे असली मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, अहंकार और सामाजिक दबावों जैसे कारक जो अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उन्हें समझकर और नियंत्रित करके हम स्थितियों को अधिक निष्पक्षता से देख सकते हैं। इससे हम आम गलतियों से बच पाते हैं और खुद को सफलता की ओर ले जाते हैं। स्पष्ट सोच हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। सतही लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो असली खुशी और संतोष लाती हैं, जैसे कि अच्छे रिश्ते, आत्मविकास और सार्थक काम। आखिर में, स्पष्ट सोच हमें हमारे जीवन का नियंत्रण लेने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि हम ऐसे निर्णय लें जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों के अनुरूप हों, और यह कि हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हम सच में चाहते हैं। लगातार अभ्यास के साथ स्पष्ट सोच से हमें एक ऐसा जीवन मिलता है जो इरादों, स्पष्टता और संतोष से भरा होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, स्पष्ट सोच सिर्फ समस्याओं को सुलझाने का जरिया नहीं है, यह समझने का तरीका भी है कि क्या मायने रखता है और ऐसे फैसले लेने का माध्यम है जो आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। और भी सारांशों के लिए जुड़े रहें जो आपको स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगे।